आज रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट और एनुअली 11 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। आज से 68 साल पहले इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का नींव रखा गया था धीरू भाई अंबानी के द्वारा, जिन्हें इंडिया का ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन भी कहा जाता है। शायद आपको ये बिलीव ना हो, लेकिन अपने इस ह्यूज सक्सेस जर्नी के दौरान धीरू भाई एक मामूली से क्लर्क भी रह चुके हैं और 300 रुपये महीने में पेट्रोल पंप पे काम भी किया है। तो जानेंगे धीरू भाई के इस इंटरेस्टिंग से कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। कहानी की शुरुआत होती है साल 1932। गुजरात के चौड़वार विलेज में जन्म होता है धीरज लाल हीराचंद अंबानी का। उनके फादर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे, जिससे लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते। लेकिन उनकी सैलरी इतनी कम थी जिसमें इतने बड़े फैमिली को चलाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। 7 लोगों का परिवार 2 रूम में बटे हुए थे। हर गरीब बच्चे की तरह धीरू भाई भी अपने इस सिचुएशन से हमेशा ओवरकम करने के बारे में सोचते रहते थे। इतनी गरीबी ने उनके अंदर कामयाबी की एक अलग सी भूख पैदा कर दी थी। मात्र 12 साल की उम्र में धीरू भाई अपने पढ़ाई के लिए जूनागढ़ आ जाते हैं और फ्री स्टूडेंट के तौर पे बहादुर कांची हाई स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेते हैं। 1940 इंडिया अभी भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, इसलिए 14 साल के धीरू भाई अपने फ्रेंड कृष्णाकांत वकारिया और स्कूल के बहुत सारे बच्चे के साथ मिलकर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं। साल 1949 तक धीरू भाई अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, जिसके बाद वो कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाते हैं और इन्हीं दौरान वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इनका कंडीशन भी उन बच्चों की तरह ही था जिसके पास ना कोई फैमिली बिजनेस था, ना पैसे थे, ना कोई नेटवर्क। तभी इनको एक ट्रेडिशनल करियर पाथ दिखता है, जहां कई सालों से गुजरात के गरीब और यंग लड़के पैसे कमाने के लिए अरब कंट्रीज जाया करते थे। वहां 8-10 साल काम करते, पैसे कमाते, फिर इंडिया लौट आते थे। धीरू भाई को यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड लगता है, इसलिए 16 साल के धीरू भाई अकेले एक बड़ी सी शिप में चढ़ जाते हैं जो 2400 किलोमीटर का सफ़र तय करके एडन को जा रही होती है, जहाँ पहले से उनके बड़े भाई रमनिक लाल एबिस नाम के एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं। एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी जो रीजनल तौर पे सेल के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। अपने भाई की मदद से उनको उसी कंपनी में एक पेट्रोल अटेंडेंट और क्लर्क के तौर पे जॉब मिल जाती है, जहां घंटों तक धूप में खड़े रह के फ्यूल भरने के बाद उन्हें महीने के 300 रुपये मिलते थे, जो आज के टाइम पे देखें तो 30,000 रुपये होते हैं। अर्ली 50s में धीरू भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करते हैं। एडन में यमनी रियाल करेंसी यूज़ हुआ करती थी, जिसकी सिल्वर कंटेंट वैल्यू खुद उस कॉइन से भी ज़्यादा थी। वो मार्केट में कई सारे करेंसी डीलर से बात करके ज़्यादा से ज़्यादा रियाल का ऑर्डर दे देते हैं। वो उन कॉइन्स को मेल्ट करके उनसे सिल्वर निकालते और लंदन के एक बुलियन डीलर को उन सिल्वर्स को बेच देते, जिससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। 3 महीनों तक ये काम चलता है। धीरे धीरे मार्केट में रियाल की कमी होने लगती है, जिससे वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को शक होना शुरू हो जाता है और धीरू भाई को ये काम बंद करना पड़ता है। इधर जॉब में लगातार प्रमोशंस के बाद धीरू भाई को एक मिलिट्री बेस में रिफ्यूलिंग ऑपरेशन का मैनेजर बना दिया जाता है। लेकिन धीरू भाई अब सिर्फ जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए काम के बाद वो वहाँ के मार्केट में ट्रेडर्स और अलग अलग कमोडिटीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको वहाँ के मार्केट के बारे में बहुत पता लगता है। यहीं से उन्हें ये भी पता चलता है कि एडन में पॉलिस्टर जैसे फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, लेकिन राइस और स्पाइसेस दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। 1954 में 22 साल के धीरू भाई की शादी कोकिलाबेन से करवा दी जाती है। कोकिलाबेन और धीरू भाई अब दोनों एडन मूव कर जाते हैं और साल 1957 में उनके पहले बेटे मुकेश अंबानी का जन्म होता है। 26 साल के धीरू भाई अब फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो इंडिया आके अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करेंगे और इसी सोच के साथ वो इंडिया लौट जाते हैं। 1958 में बॉम्बे के अंदर धीरू भाई और उनके कजिन चंपक लाल दमानी पार्टनरशिप में एक्सपोर्ट ट्रेडिंग बिजनेस को शुरू करते हैं। 350 फीट का एक ऑफिस, जिसमें एक टेलीफोन, एक टेबल और कुछ चेयर्स थे। कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन रखा गया, जहां वो शुरू में एडन को स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद
धीरू भाई को इससे भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। उस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नायलॉन, विस्कोस और पॉलिस्टर जैसे फैब्रिक्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि ये फैब्रिक्स क्रिस्प प्रूफ और अफोर्डेबल होने के साथ साथ जल्दी ट्राई भी हो जाते थे। और ये सारे फैब्रिक्स गल्फ कंट्री से प्रोड्यूस किया करती थी, लेकिन गवर्नमेंट उस वक्त डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए वो इंपोर्ट्स पे हैवी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। गवर्नमेंट एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है जिसे रैप या रेप्लेसमेंट लाइसेंस कहा जाता है। ये लाइसेंस टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। धीरू भाई के पास ये लाइसेंस नहीं था, लेकिन मार्केट में कई सारे ऐसे भी ट्रेडर्स थे जिनके पास ये लाइसेंस था और वो उनको यूज़ नहीं किया करते थे। इसलिए धीरू भाई उन ट्रेडर से बात करके उन सारे लाइसेंस को खरीद लेते हैं और अब लार्ज क्वांटिटीज़ में नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे फैब्रिक को इंपोर्ट करवाना शुरू कर देते हैं। मार्केट में इन फैब्रिक्स की हाई डिमांड और प्रॉफिट मार्जिन के चलते इनका ये बिजनेस तेज़ी से ग्रो करने लगता है। धीरू भाई एग्रेसिव रिस्क टेकर थे, तो वहीं चंपक लाल सेफ खेलना पसंद करते थे, इसलिए उन दोनों के पार्टनरशिप में दरार आना शुरू हो जाता है। धीरू भाई को अंदाज़ा हो गया था कि फ्यूचर में इन फैब्रिक्स की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक्स को स्टोर करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन चंपक लाल बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं, इसलिए वो धीरू भाई को इन फैब्रिक्स को बेचने का ऑर्डर देते हैं। इन फैब्रिक्स को दूसरों को बेचने के बजाय खुद ही ये सारे फैब्रिक्स खरीद लेते हैं। और जैसा इन्होंने सोचा था, ठीक कुछ वीक्स बाद इन फैब्रिक्स की डिमांड बढ़ती है और धीरू भाई इन सारे फैब्रिक्स को बेच के अच्छा प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। और सेम ईयर 1968 में ही धीरू भाई 6 लाख रुपए देकर चंपक लाल से रिलायंस के सारे शेयर्स खरीद लेते हैं। फैब्रिक सेलिंग का बिजनेस अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन धीरू भाई अपने बिजनेस को यहीं तक लिमिट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अपना खुद का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो नरोडा गुजरात के अंदर एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पे एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवाते हैं और सिर्फ 4 नीटिंग मशीन के साथ फैक्ट्री का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। उस वक्त इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में कोई भी इस्टेब्लिश्ड क्लोथिंग ब्रांड नहीं थी। उनको यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है अपने खुद का क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने का, जिससे शुरुआत होती है विमल की। विमल के प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक से तैयार किए जाते थे, जो अपर क्लास के कंज्यूमर्स को टारगेट करती थी। ओनली विमल के टैगलाइन के साथ ये ब्रांड और भी ज़्यादा प्रीमियम और एक्सक्लूसिव दिखती थी। चाहे फैशन शो हो, बिलबोर्ड हो या फिर न्यूज़पेपर, सब जगह विमल की मार्केटिंग शुरू कर दी जाती है और लोगों तक इनके प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का यूज़ किया जाता है, जो उस वक्त सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक ही लिमिटेड थे। पूरे देश में विमल के 400 फ्रेंचाइजी खुल चुके थे। 1979 तक नरोडा फैक्ट्री को बढ़ा के 25 लाख स्क्वायर फीट का करना पड़ता है और वर्कफोर्स 5000 एम्प्लॉयज़ का हो जाता है। रिलायंस अब इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बन जाती है, जो एनुअली 155 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है। रिलायंस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए धीरू भाई को लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए साल 1977 में कंपनी की फंडिंग के लिए धीरू भाई रिलायंस के IPO को लॉन्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए 10 रुपये के फेस वैल्यू पे कंपनी के 28 लाख शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को लिस्ट किए जाते हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ही महीनों में शेयर का वैल्यू 10 रुपये से बढ़ के 50 रुपये हो जाता है और उन सारे इन्वेस्टर्स को 500% का रिटर्न मिलता है। रिलायंस के शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि तभी सीन में एंट्री होती है एक विलन की। साल 1982 में कलकत्ता बेस्ड एक स्टॉक ब्रोकर ग्रुप बियर कार्टेल की नज़र पड़ती है रिलायंस के उस बढ़ते शेयर पे। वो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं रिलायंस के शेयर को बर्बाद करने के लिए। उनका प्लान था मार्केट से लाखों में शेयर्स को उधार लेके करेंट प्राइस पे बेच देने का, जिससे प्राइस अचानक से गिर जाती। फिर स्टॉक ब्रोकर्स उन गिरे हुए प्राइस पे उन शेयर्स को खरीद के लेंडर्स को उनके शेयर्स लौटा देती, जिससे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक डिफरेंस क्रिएट होता, जो उनका प्रॉफिट था। शॉर्ट सेलिंग शुरू हो जाती है। बियर कार्टेल आधे घंटे के अंदर रिलायंस के 3.5 लाख शेयर्स बेच देते हैं। शेयर का प्राइस अब 131 से गिर के 121 हो जाता है।
शेयर्स के प्राइस लगातार गिर रहे थे और मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शेयर्स के प्राइस अब गिरने के बजाय बढ़ना शुरू कर देते हैं। बायर्स का एक मिस्टीरियस ग्रुप एक्टिव हो जाता है जो लगातार बियर कार्टेल्स के बेचे हुए शेयर्स को एक तरफ से खरीदना शुरू कर देते हैं। कार्टेल की पूरी कोशिश होती है रिलायंस के शेयर को बर्बाद करने में, लेकिन सेलर्स मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। मजबूरी में बियर कार्टेल को शेयर्स को महंगे दामों पर खरीद के उन लैंडर्स को बेचना पड़ता है, जिसके चलते बियर कार्टेल के बहुत सारे मेंबर्स बैंकरप्ट हो जाते हैं। रिलायंस फिर एक बार जीत जाती है, लेकिन धीरू भाई की ये जीत सिर्फ उनके बिजनेस एक्यूमेन के चलते नहीं होती। 1980s लाइसेंस राज का समय चल रहा होता है। चाहे कोई भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करना हो या उसका एक्सपेंशन, इन सब कामों के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी के लाइसेंस मैंडेटरी थे। इसलिए धीरू भाई ने हर पावरफुल पर्सन के साथ अपना रिलेशन बिल्ड किया था, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन का। लेकिन इंडियन कॉरपोरेट बिजनेस की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो अब शुरू होने वाली थी। रिलायंस के उस वक्त की सबसे बड़ी कंपटीटर थी बॉम्बे डाइंग कंपनी, जिसके चेयरमैन थे नुस्ली वाडिया। वाडिया की कंपनी DTA नाम के केमिकल से अपना पॉलिस्टर तैयार कर रही थी, जिससे वो मार्केट में कंपैरेटिवली सस्ते दामों पर बेच पा रहे थे। रिलायंस अपना पॉलिस्टर PTA से तैयार कर रही थी, जो सुपीरियर और कॉस्ट इफेक्टिव थे। इस प्राइस वॉर में धीरू भाई ने वाडिया के अगेंस्ट हर वो वेपन यूज़ किया था जिससे वो जीत सके। जैसे वाडिया जब भी कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के बारे में सोचते, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनके लाइसेंस ही ब्लॉक कर देते। जब भी कोई नया इक्विपमेंट्स आता तो उसको रास्ते में ही डिटेन करके हफ्तों तक इंस्पेक्शन किया जाता। वाडिया के खिलाफ मीडिया में भी बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी फैलाई गई। वाडिया भी चुप नहीं बैठते। रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के ओनर, जो नुस्ली वाडिया के क्लोज फ्रेंड थे। जब गोयनका को ऐसा लगता है कि धीरू भाई अपने पावर और इन्फ्लुएंस का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो वो अपने मीडिया को उनके अगेंस्ट लगा देती है। रिलायंस के बहुत सारे एक्सपोजेस मीडिया में फैल जाते हैं और CBI की इंक्वायरी शुरू हो जाती है। 1985 में रिलायंस को 27 करोड़ रुपए का इन्वेजन नोटिस जारी किया जाता है। इन सारे कंडीशंस के चलते साल 1986 में धीरू भाई को एक मैसिव ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है और उन्हें तुरंत US के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। हफ्तों तक वो जिंदगी और मौत के बीच खेल रहे थे। लोगों को लगता है कि धीरू भाई अब कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन वो गलत थे। मार्च 1986 में धीरू भाई इंडिया वापस आते हैं। पूरी बॉडी पैरालाइज थी, लेकिन दिमाग अभी भी उसी तरह काम कर रहा था। धीरू भाई एक बार फिर अपना पूरा फोकस बिजनेस की तरफ लगा देते हैं, क्योंकि उनका सपना अभी पूरा नहीं होता। उस वक्त तक रिलायंस के टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए पॉलिस्टर थ्रेड्स गल्फ कंट्री से खरीदने पड़ते थे। उन थ्रेड्स को केमिकल से बनाए जाते थे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स से आते थे, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से निकाले जाते थे और क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता था। धीरू भाई ऑयल रिफाइनरी से लेकर टेक्सटाइल प्रोडक्शन तक सारा प्रोसेस खुद ही कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके लिए वो साल 1983 में पाताल गंगा के अंदर एक पॉलिस्टर प्लांट सेटअप करवाते हैं। और उन पॉलिस्टर को प्रोड्यूस करने के लिए जो केमिकल्स की ज़रूरत थी, पॉलिस्टर को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत थी, इसलिए साल 1984 से 1989 तक वो PTA, और MEG जैसे पेट्रोकेमिकल्स प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं। रिलायंस अब पेट्रोकेमिकल्स और पॉलिस्टर और टेक्सटाइल्स खुद ही प्रोड्यूस किया करती थी, लेकिन धीरू भाई का अल्टीमेट गोल अभी भी बचा हुआ था, एक ऑयल रिफाइनरी को सेटअप करने का। और उस फैक्ट्री के साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला हो तो अपने इस चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।